बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोगों से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील है कि घर पे रहें, अपनी जो क्लासेस हैं इन्हें सुने और अपने लेक्चर सुने ज़रूर, और अपने लेक्चर नोट कीजिए। जो टीचर बोर्ड पे काम कर रहे हैं, जो भी आपको बताया जाता है इन्फॉर्मेशन, वो आप बिल्कुल वैसे नोट करें जैसे आपने क्लास में करना था, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये कि मैक्सिमम टाइम दें अपने स्टडीज़ को, क्योंकि ह्यूमर्स हैं कि आने वाले एग्ज़ाम ज़्यादा टफ़ होंगे, क्योंकि एक साल आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो आने वाले एग्ज़ाम ज़्यादा टफ़ होंगे या कुछ भी इस तरह करके। तो आप लोगों से बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील है कि मैक्सिमम टाइम दें अपनी स्टडीज़ को, और आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिल रहे हैं इंशाल्लाह। वो एक जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर लेक्चर होगा उसमें वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा, जिस तरह पहले हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा आज का जो लेक्चर है दैट इज़ एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। ऐसा भी होता है सम टाइम के हम एक्सरसाइज को देखते ही नहीं और आगे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको एक चैप्टर में से 10 मार्क्स के जो है वो वेट बन रहा है, तो 6 मार्क्स एक्सरसाइज में से उठाए जाते हैं, 4 मार्क्स कोई डेफिनेशन ले ली है कुछ इस तरह। इसका मतलब एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपने करना है, ठीक है। तो हम 13 क्वेश्चन हमने गालबन कर लिए थे विद आंसर। मैंने उनके रेफरेंस बोर्ड पे लिखता गया था। लेक्चर ज़रूर थोड़े से अनइंटरेस्टिंग हो गए थे कि क्या देखें बोर्ड पे, तो पेज नंबर लिखा है, लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं ज़रूर आपके फेस इंप्रेशन देख के गैस कर लेता कि आपको ये पता है या नहीं। अब मुझे पता नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ कि बॉयज़ लॉ हमने तब पढ़ा वब पढ़ा, तो इसलिए मैं रेफरेंस के लिए पेज नंबर लिख रहा हूँ, ताकि आप एटलीस्ट बुक देखें, आपको याद आ जाए कि हाँ ये सर ने पढ़ाया था। या वो स्टूडेंट जिन्होंने लेक्चर नहीं सुना, एटलीस्ट बुक देख के उन्हें पता चल जाए कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ताकि कहीं ना कहीं थोड़ा सी आसानी हो जाए। अब आगे चलते हैं जी, हम क्वेश्चन नंबर 14 से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसका ए पार्ट है ड्राइव वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, ठीक है। आपने रियल गैसेस के लिए वैन डर वाल इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है। तो बेटा अगर आप 2-3 पेज पीछे आएँ तो पेज नंबर आपके पास है जी ये 69, यहाँ पे प्रेशर करेक्शन के बाद इक्वेशन ड्राइव की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें ए पार्ट है जी, जिसमें उसने डायरेक्ट यही कहा कि आपने वैन डर वाल इक्वेशन ड्राइव करनी है रियल गैसेस के लिए। अब वैन डर वाल इक्वेशन आप कहाँ से शुरू करेंगे, प्रेशर करेक्शन से शुरू करेंगे? नहीं, अगर तो क्वेश्चन इस तरह आ जाए तो फिर पहले आप वॉल्यूम करेक्शन के बारे में बताएंगे, फिर प्रेशर करेक्शन के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद आप जनरल गैस इक्वेशन में करेक्शन करके आप वैन डर वाल इक्वेशन बना देंगे फॉर रियल गैसेस, ठीक है। तो अगर तो क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाए तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा वॉल्यूम करेक्शन से। वॉल्यूम करेक्शन के बाद प्रेशर करेक्शन भी इसमें आ जाएगा, और जहाँ पे पेज 70 पे यूनिट ऑफ ए लिखा हुआ है, इससे पहले तक ये सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो पेज नंबर 69 है इसका, यहाँ से स्टार्ट होगा ये, जिसमें आप वॉल्यूम करेक्शन भी बता देंगे। पेज नंबर 69 आपने वॉल्यूम करेक्शन भी बता देनी है, और इसी तरह प्रेशर करेक्शन बता के नेक्स्ट प्रूव आप बताएंगे, और यूनिट ऑफ ए से पहले तक इसका आंसर होगा। तो बेटा ये यहाँ तक इसका आंसर होगा, यहाँ तक तो एटलीस्ट आप इसे ज़रूर देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट आप देखिएगा, व्हाट इज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट ए एंड बी, गिव देयर यूनिट्स। सबसे पहले तो आपने इनकी सिग्निफिकेंस बतानी है कि वैन डर वाल कांस्टेंट ए और बी जो है इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इसके साथ साथ आपने इनके यूनिट्स भी बता देने हैं। तो बेटा इसको ज़रा देखिएगा, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, बुक पे नहीं है, तो लिहाजा आप ज़रा यहाँ से ही कोशिश करें, देख लें। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। सबसे पहले तो आप सिग्निफिकेंस लिखेंगे ए और बी की। सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी क्या है, ये वैन डर वाल कांस्टेंट है। बी को हमने पढ़ा था प्रेशर करेक्शन में, और बी को हमने पढ़ा था वॉल्यूम करेक्शन में,
और ए को हमने पढ़ा था प्रेशर करेक्शन में, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, सिग्निफिकेंस आपने बता देना है कि इफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज हायर, अगर ए और बी की वैल्यू हाई है, ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या है, देन साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल बी हायर, या ग्रेटर, जो भी आप लिखना चाहें, या मैं यहाँ पे ग्रेट लिख देता हूँ क्योंकि साइज जो है वो एक फिजिकल मतलब चीज़ है, तो मैं इसे लिख देता हूँ विल बी ग्रेटर, कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके साइज क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। ग्रेटर जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, ग्रेटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इसके अलावा नॉन आइडियलिटी इंक्रीज होगी। गैस विल बी नॉन आइडियल। देखिए बेटे, हमें इससे पता क्या चला, इसके सिग्निफिकेंस में है क्या, कहते हैं जी कि अगर ए और बी जो हैं इनकी वैल्यू हायर है, तो हायर वैल्यू हमें क्या बता रही है, हायर वैल्यू ये बता रही है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके साइज भी क्या है, हायर है, ग्रेटर है। और अगर गैस के मॉलिक्यूल के साइज बड़े होंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएंगी, ग्रेटर हो जाएंगी। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ग्रेट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ज़्यादा होंगी, तो आइडियल गैस तो ये कहती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो लिहाजा गैस क्या हो जाएगी, नॉन आइडियल। इसका मतलब ए और बी की वैल्यू हमें गैसेस की आइडियलिटी नॉन आइडियलिटी के बारे में बता रही हैं। अगर ए और बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो गैस नॉन आइडियल होगी, और अगर ए की बी की वैल्यू कम होगी तो गैस कम नॉन आइडियल होगी, और अगर ए और बी की वैल्यू वैसे ज़ीरो हो जाएगी तो गैस आइडियल हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे इनके यूनिट्स की बात हो रही है, तो इनके यूनिट्स आप बेटे बड़ा इजीली देख सकते हैं। पेज 69 पे ए का यूनिट है और पेज 70 पे बी का यूनिट है। मैं आपकी आसानी के लिए इनके यूनिट्स वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप ए का यूनिट देखना चाहते हैं तो ए का यूनिट आपके पास ATM DM क्यूब मोल -2 है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए का यूनिट, ए के लिए बेटे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखते रहिएगा ज़रा साथ साथ, ATM DM क्यूब मोल -2, ये बेटे ए का यूनिट है, ठीक है। और इसी तरह जो बी का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी बी का यूनिट बन जाएगा जी DM क्यूब पर मोल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी का यूनिट आपके पास बन जाएगा DM क्यूब पर मोल। ये आपके पास यूनिट बन जाएंगे इनके सिंपल यूनिट्स। और अगर आप ऐसे यूनिट बताना चाहें तो ए के लिए ऐसे यूनिट बन जाएगा जी न्यूटन मीटर 4 मोल -2। मैं नीचे ऐसे यूनिट लिख रहा हूँ जी ग्रीन के साथ, न्यूटन मीटर +4 मोल -2, और इसके लिए हो जाएगा जी मीटर क्यूब मोल -1। ये इसका SI यूनिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे SI लिख देता हूँ कि SI यूनिट जो होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। ये A और B के SI यूनिट हो जाएंगे। ये बेटे आपको अच्छे तरीके से जो है वो पता होना चाहिए। ये मैंने इनके यूनिट्स के लिए लिख दिया यहाँ पे, लें जी, ठीक है जी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 और ये इसका बी पार्ट था। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं साथ साथ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, द प्लॉट ऑफ PV वर्सेस P इज स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड विद द फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। जी तो इसका आंसर आप बुक से भी देख सकते हैं। वो कहते हैं जी कि PV और P का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है, इसकी रीज़न क्या है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास ये 15, इसका ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 और पार्ट है जी हमारे पास ए। अब
उसमें वो पूछ क्या रहा है। देखें, आपको स्टेटमेंट पढ़ के पहले तो क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी इसने क्वेश्चन पूछा क्या। क्वेश्चन को एक साइड पर रख दें। हमने बॉयल्स लॉ के ग्राफ पढ़े थे, जिसमें तीसरा ग्राफ क्या था। तीसरा ग्राफ कुछ इस तरह था कि आपने एक ग्राफ बनाया था बिटवीन प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम इनके प्रोडक्ट के दरमियान, ठीक है। और वो ग्राफ आइडियल गैसेस के लिए स्ट्रेट लाइन था इस तरह। अब वो कहते हैं जी ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही क्यों होता है पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। देखिए बेटे, प्रेशर और वॉल्यूम को देखें। लेट्स से आपके पास सबसे पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है, यानी कि P की वैल्यू बढ़ाएंगे V की वैल्यू कम होगी, P की वैल्यू कम करेंगे V की वैल्यू बढ़ेगी। पहली बात तो ये होगी। और P और V का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब लेट्स से आपके पास कोई गैस थी जिसका वॉल्यूम था 5 और उस पर जो प्रेशर था दैट वाज 2। प्रेशर वॉल्यूम 5 कर लें, प्रेशर 2 कर लें। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, और इनका प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है 10। K आपके पास 10 है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने प्रेशर चेंज किया, आपने प्रेशर बढ़ा के आपने कितना कर दिया जी 5 कर दिया, या प्रेशर कम कर दिया। लेट से आपने 2 से प्रेशर कम किया और 1 कर दिया। आपने प्रेशर जितना था उसका हाफ कर दिया, तो प्रेशर को आपने कम किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना प्रेशर कम किया उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर अगर आपने हाफ किया तो वॉल्यूम डबल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम 5 की बजाय कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा। तो V और P, और अगर तब भी आप इनका प्रोडक्ट देखें तो दैट इज 10, यानी कि आप प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज होगा, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वो यही कह रहा है कि प्रेशर और PV के दरमियान आपने ग्राफ बनाया, लेकिन ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि PV का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट है, K है, ये चेंज नहीं होगा, इसलिए ये ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ये हमेशा कांस्टेंट एक वैल्यू पे चल रहा है, ठीक है। तो आप जब इसका आंसर लिखेंगे आप बताएं कि लेट के इन PV वर्सेस P ग्राफ, जब आप ग्राफ बनाते हैं PV और P के दरमियान, बाय चेंजिंग प्रेशर, आप जब प्रेशर चेंज करेंगे वॉल्यूम विल आल्सो चेंज, कि वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन इस तरह सच दैट प्रोडक्ट ऑफ PV रिमेन कांस्टेंट, कि जो PV का प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट्स वाई, आप बता दें, दैट्स वाई PV वर्सेस P ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब कांस्टेंट है अलोंग P या प्रेशर एक्सिस, कि प्रेशर एक्सिस के साथ हमेशा पैरेलल स्ट्रेट लाइन में होता है जी, ठीक है। तो बेटे ये आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इसका पार्ट 2 देखेंगे जी। द स्ट्रेट लाइन इन A इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड गोज अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस एट हायर प्रेशर फॉर मैनी गैसेस। दोबारा जरा बेटे इसकी स्टेटमेंट को देख लें, जरा गौर से सुन लीजिए। उन्होंने कहा द स्ट्रेट लाइन इन A, यानी कि A पार्ट में जो हमने वो स्ट्रेट लाइन डिस्कस की है उसके बारे में बात कर रहे हैं, पैरेलल टू x एक्सिस एंड गोज अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस एट हायर प्रेशर फ्रॉम मैनी गैसेस। बहुत सारी गैसेस के केस में, इस केस में तो आपने प्रेशर बढ़ाया लेकिन लाइन स्ट्रेट रही, ठीक हो गया। लेकिन वो कहते हैं बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट नहीं रहती, बल्कि ये सम टाइम प्रेशर एक्सिस से अवे चली जाती है, इस तरह हो जाती है। इसकी रीज़न क्या है, आपने इसकी रीज़न बतानी है। तो बेटा मैं इसका आंसर प्रीवियस बोर्ड रिमूव कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, ज़रा साथ साथ देखते रहिएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा, इसका बी पार्ट है। जी ज़रा देखिएगा बेटे, क्वेश्चन नंबर 15 और बी पार्ट है। अब बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि इफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वेरी लार्ज, अगर मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स पे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो साइज बड़ा होने की वजह से उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। दोबारा अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ, अगर दो छोटे मॉलिक्यूल हैं उन पे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अपीयर नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि छोटे मॉलिक्यूल्स के पोल्स नहीं बनते जल्दी। बड़े साइज के अगर मॉलिक्यूल हैं, आप उनको थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो किसी एक मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट इस तरह होती है कि इलेक्ट्रॉन एक एंड पे चले गए, न्यूक्लियस एक एंड पे आ गया, इसका मतलब एक एंड नेगेटिव हो गया, दूसरा एंड पॉजिटिव हो गया, तो मॉलिक्यूल पोलर बन गया, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव पोल है और एक तरफ नेगेटिव पोल है। तो पोलर मॉलिक्यूल फिर आपस में एक दूसरे को इनके ऑपोजिट एंड अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाती हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस आती हैं तो गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई, अब गैस आइडियल नहीं रही। जब गैस आइडियल नहीं रहती तो PV इक्वल टू K को ओबे नहीं करती, मतलब वो प्रेशर एक्सिस से ऊपर या नीचे आ जाती है। ठीक है, तो आपने बताना है कि इफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर वेरी लार्ज देन forces of attraction or repulsion appears by applying pressure, appears by applying pressure। आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अपीयर होती हैं। तो गैस में जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई तो इसका मतलब गैस आइडियल नहीं रही और वो उस स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है उससे डेविएट कर जाती है। नाउ गैस इज नो मोर आइडियल, गैस आइडियल नहीं रही एंड डेविएट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, डेविएट कर जाती है जी स्ट्रेट लाइन से। किस तरह? अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस, अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस। ज़रूरी नहीं कि प्रेशर एक्सिस से अवे ही जाए, अगर रिपल्सिव फोर्सेस होंगी तो प्रेशर एक्सिस के नीचे आ जाएंगी, अगर अट्रैक्टिव है तो अवे जाएंगी। ठीक है, तो ये बातें आपने साथ साथ देखनी है। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट ज़रा देख लें। प्रेशर ऑफ NH3 गैस इज गिवन at given condition is less as calculated by van der Waal equation than that calculated by general gas equation। ऐसा क्यों है? अब हमें पता है कि जब रियल गैसेस के मॉलिक्यूल कोलाइड करने जाते हैं, ये थोड़ी सी डिस्कशन है, इसे सुन लें, इसका आंसर आप यूनिक नोट्स से देख लीजिएगा, बुक में भी इसका आंसर कहीं ना कहीं मेंशन है। इसका आंसर है क्या? देखें, हमने आइडियल गैस के केस में पढ़ा कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो हैं तो एक मॉलिक्यूल अगर दीवार के साथ टकराने जा रहा है तो पीछे वाला मॉलिक्यूल उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, और जो दीवार के साथ टकराने जा रहा है वो अपनी पूरी फोर्स के साथ, पूरे मोमेंटम के साथ टकराएगा और मैक्सिमम प्रेशर काज करेगा। ये आइडियल गैसेस के लिए। रियल गैसेस की तरफ अगर आप आ जाएं तो रियल यानी कि आइडियल गैसेस के केस में हमने सोचा यार इतना प्रेशर होना चाहिए तो गैस उतना ही प्रेशर दे रही है। लेकिन रियल गैसेस की तरफ अगर आप आ जाएं, एक मॉलिक्यूल टकराने जा रहा था, उसके 3-4 घर वाले ने रोक लिया कि नहीं तूने नहीं जाना, तेरी मेहरबानी, तू खुदकुशी ना कर, दीवार को टक्कर नहीं मार, तो वो मॉलिक्यूल उतनी फोर्स से नहीं टकरा पाया जितनी फोर्स से उसको टकराना था। तो इसका मतलब वो उतना प्रेशर काज नहीं कर सका। यही वजह है कि रियल गैसेस का जो प्रेशर है वो आइडियल गैसेस के मुकाबले में कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, अब ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप दोबारा देखें। प्रेशर ऑफ NH3 गैस इज इन गिवन कंडीशन
एट ए गिवन कंडीशन इज लेस एज कैलकुलेटेड बाय वैन डर वाल इक्वेशन देन दैट कैलकुलेटेड बाय जनरल गैस इक्वेशन। अब जरा बड़े सुनिएगा गौर से, अगर हम अमोनिया की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 का ये सी पार्ट है या थर्ड पार्ट है, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से और नेक्स्ट मैं इसी तरफ लिखूँगा। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का। जी मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़रा आप सुनिएगा गौर से। अमोनिया इज अ पोलर गैस। अमोनिया पोलर गैस है, ठीक है, क्योंकि इसमें लोन पेयर मौजूद है। अब होता क्या है कि अमोनिया जब टकराने जाती है ना, मॉलिक्यूल जब टकराने जाते हैं जी इसके साथ, चलो मैं इसको साथ साथ लिखता जाता हूँ। व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कोलाइड विद वॉल ऑफ कंटेनर, जब मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के साथ टकराने जाते हैं तो पोलर होने की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो द प्रेशर लेसेंट ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स लिख लें, या आप इस वर्डिंग को मज़ीद बेहतर करके अगर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ड्यू टू द अदर मॉलिक्यूल्स, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। दैट्स वाई जो अमोनिया का एक्चुअल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज लेस देन कैलकुलेटेड प्रेशर, यानी कि पेपर पे हमने कैलकुलेट किया कि इतना प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली जब प्रेशर देखा तो वो प्रेशर जो था वो कम था। किस वजह से? वो कहता है जी कि जो अमोनिया में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं जी, प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, और वही वाला केस कि मॉलिक्यूल टकराने जाएगा तो बाकी मॉलिक्यूल उसे अट्रैक्ट करेंगे कि आप नहीं टकराएं और प्रेशर में कमी आ जाएगी, इसीलिए एक्चुअल प्रेशर जो है वो अमोनिया का कम होता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। वाटर वेपर्स डू नॉट बिहेव आइडियली एट 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर वेपर जो है वो आइडियली बिहेव नहीं करते। अब 273 पे जो है होता क्या है, वाटर वेपर्स एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब होते हैं कि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती हैं। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होंगी तो ओबियसली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई, तो इसका मतलब वेपर्स अब आइडियल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आसान है, आपने इसे खुद से देख लेना है। ये 4th पार्ट था, ठीक है। मैं बल्कि चलें यहाँ पे कीवर्ड्स लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मॉलिक्यूल्स या वेपर्स आप लिख लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है, आर वेरी क्लोज, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं एट 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह लें। इतने करीब होते हैं कि वो अपनी जगह पे फिक्स होके आइस बना लेते हैं, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो मैक्सिमम इनके दरमियान होंगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी जी, मैक्सिमम हो जाएंगी, तो नो मोर आइडियलिटी, तो आइडियलिटी जो है वो नहीं होगी। अब आपने इसे फ़िल्टर करके अपने वर्ड्स में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, नहीं तो यूनिक नोट से इसके आंसर ज़रूर दे लीजिएगा, ठीक है। ये बताने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो SO2 इज कंपैरेटिवली नॉन आइडियल एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड बट बिहेव्स आइडियली एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले तो ज़रा क्वेश्चन सुन लें। उन्होंने SO2 की बात की, उन्होंने कहा जी कि ये जो गैस है ये 273 यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये नॉन आइडियल है, ठीक है, सॉरी ये आइडियल है एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ज़रा दोबारा देख लें। उन्होंने कहा जी कि
SO2 is comparatively non-ideal at 273 डिग्री सेंटीग्रेड बट बिहेव्स आइडियली एट 327। तो नॉन आइडियल है जी ये लेस टेम्परेचर पे और आइडियल है एट हाई टेम्परेचर। बिल्कुल ऐसे ही है। होता क्या है देखें, लो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर लो है तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम है। काइनेटिक एनर्जी कम है तो गैस मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली कम मूव करेंगे तो एक दूसरे से कम दूर जाएंगे। तो इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल्स करीब हैं। अगर गैस मॉलिक्यूल करीब हैं तो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होंगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई तो इसका मतलब नॉन आइडियलिटी है। तो लो टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल करीब हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो नॉन आइडियलिटी है। अगर आप SO2 को 327 पे देखेंगे तो टेम्परेचर हाई हो गया। टेम्परेचर हाई हो गया तो इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर चले गए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। गैस मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर चले जाएंगे। गैस मॉलिक्यूल दूर गए तो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हुई तो आइडियलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो मैं इसके लिए थोड़ी सी एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे। फिफ्थ इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 5 है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस बात को बेटे आपने याद रखना है। हर बार यही लाइन आपको आपका आइडियलिटी का क्वेश्चन का आंसर देगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आइडियलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। या मैं लिख देता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या आप और आसान करना चाहें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आसान करना चाहें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कह दें। ठीक है, और आसान अगर आप इसे करना चाहें तो मतलब आप बिल्कुल यहाँ तक की फ़िलहाल रखें इसे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो आइडियलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए लो टेम्परेचर पे SO2 जो है वो क्या है, नॉन आइडियल है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल करीब है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, आइडियलिटी कम। और हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल दूर चले गए, अट्रैक्शन कम होगी, आइडियलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बाकी आंसर बेटे आपने अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आगे देखें जी बेटे 16 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखेंगे ज़रा साथ साथ। हीलियम गैस in a 100 cubic centimeter container at a pressure of 500 torr is transferred to a container with a volume of 250 cm cube. What will be the new pressure if no change in temperature occurs if the temperature changes from 20 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हीलियम गैस के लिए क्वेश्चन उन्होंने किया, उन्होंने आपको क्या बता दिया, उन्होंने आपको इनिशियल वॉल्यूम बता दिया, इनिशियल प्रेशर बता दिया, फिर उन्होंने आपको फाइनल वॉल्यूम बता दिया। व्हाट विल बी दी न्यू प्रेशर, फाइनल प्रेशर आपने बताना है कब कब अगर टेम्परेचर आपने चेंज नहीं किया, और एक बार आपने तब बताना है जब आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया। और अगर टेम्परेचर के बगैर आप देखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो ये बॉयल्स लॉ होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये जनरल गैस इक्वेजन वाली जो है वो फार्मूले से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो बेटे ज़रा इसको देखते हैं, साथ साथ ज़रा इक्वेजन इसकी बना लेते हैं। अब मुझे बुक चाहिए होगी, पहले ज़रा बोर्ड रिमूव कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बेटे ज़रा, मुझे बुक चाहिए होगी साथ साथ कि हीलियम गैस है, इसका इनिशियल वॉल्यूम आपको बता दिया गया। तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 VI उन्होंने आपको बता दिया, और VI कितना बताया जी, इन्होंने कहा जी कि 100 cm क्यूब, तो हम इसे लिख लेंगे जी 100 cm क्यूब, और VI ये था, और कंटेनर पे प्रेशर कितना था, PI आपके पास कितना बन गया 500 टॉर। तो आप इसे P1 कह सकते हैं या PI भी कह सकते हैं, हम भी 1 कह देते हैं। P1 आपके पास था जी 500 टॉर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि अगर आप प्रेशर चेंज कर दें
टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना आपने, और अगर आप प्रेशर चेंज कर दें तो वॉल्यूम जो है वो चेंज करने से कितना बन जाएगा जी 250 cm3। और अगर V2 कितना हो 250 cm3 बन जाए तो आपने बताना है कि किस प्रेशर पे ये वॉल्यूम इतना होगा। टेम्परेचर पहले केस में आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। देखिए बेटे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो इसका मतलब यहाँ पे आप बॉयल्स लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी बाय बॉयल्स लॉ। मुझे पता है कि P1V1 इक्वल टू P2V2। अब आपने मालूम करना है P2, जिसे भी मालूम करना है इक्वेशन के एक तरफ, बाकी सारी वैल्यूज को इक्वेशन की दूसरी तरफ। V2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो मैं लिख रहा हूँ जी कि P1V1 बाय V2, और ये सारा किसके इक्वल है, P2 के, तो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ जी P2। ये बेटे आपके पास फॉर्मूला बनेगा। आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, किसकी, P1 की, V1 की और V2 की सारी वैल्यूज़ हमारे पास लिखी हुई हैं, और आपके पास P2 की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास आंसर होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब सेकंड केस में उन्होंने कहा जी कि आपने बताना है कब, जब टेम्परेचर को आपने 20 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने चेंज किया। तो इसका मतलब फर्स्ट टेम्परेचर आपके पास 20 है, T1 आपके पास इस केस में 20 हो जाएगा, और जो T2 है दैट इज़ 15 जी। तो इसका अब जो सेकंड पोर्शन है उस तरफ आते हैं। तो सेकंड पोर्शन के लिए बेटा पहले बोर्ड इस तरफ से रिमूव कर लेते हैं ताकि हम आइडिया ले लें बोर्ड पे क्वेश्चन का। सेकंड पोर्शन में टेम्परेचर को भी डिस्कस किया साथ। अब अगर तो खाली प्रेशर और वॉल्यूम होता तो मैं कहता जी बॉयल्स लॉ है, अगर सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर होता तो मैं कहता जी चार्ल्स लॉ है। अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम भी है, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है। इट मीन्स के आप जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले V1 हमें पता था, P1 हमें पता था, V2 हमें पता था, P2 हमने यहाँ से मालूम कर लिया। इसका मतलब P2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ठीक है। अब वो कहते हैं जी कि आपने दोबारा से प्रेशर बताना है कब, जब आपने टेम्परेचर चेंज किया फ्रॉम 20 to 15। इसका मतलब P2 दोबारा से आप मालूम करने जा रहे हैं जब आपने टेम्परेचर चेंज किया 20 to 15। T1 उन्होंने आपको बता दिया जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन आपने जब सॉल्व करना है तो टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, तो आप यहाँ पे 273 जो है वो ऐड करेंगे, तो ये आपके पास केल्विन में आ जाएगा। और T2 उन्होंने आपको बता दिया कितना है जी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आप यहाँ से दोबारा 273 ऐड करेंगे, आप केल्विन में आ गए। अब P2 आपने मालूम करना है, V1 भी है, P1 भी है, V2 भी है, P2 मालूम करना है दोबारा से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि P2 मालूम करना है आपने, एक बार आपने मालूम कर लिया, T1 T2 भी है। अब बाय जनरल गैस इक्वेशन, बाय जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन क्या कहती है जी, P1 V1 बाय T1, P1 V1 बाय T1 इक्वल होगा P2 V2 बाय T2। ये बेटे आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है। आपने यहाँ से P2 मालूम करना है, तो P2 को इक्वेशन के एक तरफ, बाकी सारी वैल्यूज को इक्वेशन के दूसरी तरफ। तो अब करेंगे क्या, T2 डिवाइड हो रहा है इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, V2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आगे डिवाइड। तो मैं लिखूंगा जी P1 V1, T2 डिवाइड हो रहा था इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, इनटू T2 डिवाइडेड बाय V2 मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आगे डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय V2। ये सारा इक्वल हो जाएगा जी किसके, P2 के। आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ले बेटे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद है कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने नोट्स खुद बनाइए।
ठीक है, आपके हाथ से बनाए हुए नोट्स सबसे ज़्यादा वर्थी, सबसे बेस्ट नोट्स हैं। इसके बाद यूनिक नोट्स ज़रूर देखिए। यूनिक नोट्स में आपको जो है वो प्रीवियस बोर्ड से रिलेटेड डाटा मिलेगा, वो ज़रूर प्रिपेयर करें आप। और आपका जो टाइम सेव हो रहा है, आने जाने में टाइम सेव हुआ, आज आके जो आपने मतलब थकना था, उससे रिलैक्स होना था, वो भी टाइम आपका सेव हुआ। तो इस सारे टाइम को स्टडीज़ में यूटिलाइज़ कीजिए, अपने नोट्स ज़रूर बनाइए और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। घर पे रहें, सेफ़ रहें, घर वालों को भी सेफ़ रखें और दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल हालात में से जो है वो गुजारें। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा रेडी रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।